वेलकम टू एडवर्स एकेडमी। सीखो, समझो, आगे बढ़ो। ये दुनिया जो हमें अपने आसपास दिखती है, ये असल में कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। जी हाँ, क्योंकि हर चीज के अंदर सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल ही अलग, एक अदृश्य दुनिया है, ऊर्जा से भरी हुई, जो असल में सब कुछ चला रही है। तो चलिए आज इसी छुपी हुई दुनिया की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। एक पत्थर है, शायद एक नदी बह रही है, और ये हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं। इन तीनों में जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, आखिर कॉमन क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी एक बुनियादी चीज है जो इन सबको एक साथ बांधती है? तो इसका जवाब है पदार्थ, जिसे हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। सुनने में भले ही ये एक साइंटिफिक शब्द लगे, पर ये वो अकेला कॉन्सेप्ट है जो हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को, अरे सिर्फ हमारे आसपास ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड को एक ही धागे में पिरोता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि विज्ञान की भाषा में ये पदार्थ है क्या भला? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो, जिसे हम कहते हैं मास, और जो जगह घेरती हो, यानी जिसमें वॉल्यूम हो, वो पदार्थ है। मतलब वो फोन जिससे शायद ये सब सुन रहे हैं, ये हवा, पानी की एक नन्ही सी बूंद, ये सब कुछ पदार्थ है। और मजे की बात ये है कि ये कोई नया ख्याल नहीं है। हजारों साल पहले भारत में हमारे दार्शनिकों ने पंचतत्व की बात की थी, याद है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मतलब इंसान हमेशा से, सदियों से ये जानने के लिए उत्सुक रहा है कि भाई आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है। लेकिन असली कहानी, असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये जो पदार्थ है ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमें ऊपर से दिखता है। इसकी सतह के नीचे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार और आसान सा एक्सपेरिमेंट दिमाग में लाते हैं। सोचिए, एक ग्लास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डालकर घोल दिया। अब क्या हुआ? नमक तो गायब हो गया, है ना? पर सबसे अजीब बात यह है कि पानी का लेवल वो तो जरा भी नहीं बढ़ा। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई वो नमक गया तो गया कहां? और बस यहीं पर हमें उस अदृश्य दुनिया की पहली झलक मिलती है। इसका जवाब यह है कि पदार्थ असल में नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पार्टिकल्स से। तो जो नमक के कण थे ना, वो इतने छोटे थे कि वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके आराम से फिट हो गए। है ना कमाल की बात? और ये कण कितने छोटे हो सकते हैं, इसका तो अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। एक उदाहरण देता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट का बस एक छोटा सा टुकड़ा जब वो पानी में घुलता है तो वो इतने अरबों खरबों छोटे छोटे कणों में टूट जाता है कि वो हजारों लाखों लीटर पानी को रंगीन कर सकता है। मतलब ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा छोटे हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सब कुछ कणों से बना है, पर इन अनगिनत छोटे छोटे कणों की अपनी दुनिया चलती कैसे है? असल में इनके लिए बस 3 सीधे साधे नियम हैं, और यही 3 नियम इनके पूरे बर्ताव को तय करते हैं, और यही नियम हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। पहला नियम तो हम देख ही चुके हैं, इन कणों के बीच खाली जगह होती है। नमक वाला एक्सपेरिमेंट याद है ना? दूसरा नियम यह है कि ये कण कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते, ये लगातार बिना रुके हिलते डुलते रहते हैं। यही वजह है कि किचन में बन रहे खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और तीसरा और आखिरी नियम, ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इनमें एक तरह का आकर्षण होता है। इसी मजबूत खिंचाव की वजह से लोहा इतना ठोस होता है, जबकि पानी के कणों में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो अब जब हम ये 3 नियम जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कैसे पदार्थ की उन 3 अवस्थाओं को बनाते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं: ठोस, तरल और गैस। अब इस टेबल को देखिए। इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहां लिखी हर एक प्रॉपर्टी का सीधा सीधा ताल्लुक उन्हीं 3 नियमों से है जिनकी हमने अभी बात की। जैसे ठोस का आकार फिक्स क्यों होता है? भाई क्योंकि उनके कणों के बीच का आकर्षण इतना मजबूत होता है कि वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं, हिलने ही नहीं देते। और गैस को हम इतनी आसानी से दबा क्यों पाते हैं? क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है, और आकर्षण तो नाम का ही होता है। देखिए सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, तो फिर रबर बैंड का क्या, या उस स्पंज का? तो सुनिए, ये भी ठोस ही हैं। देखिए, रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदलता जरूर है, लेकिन जैसे ही हम जोर हटाते हैं वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है।
और स्पंज स्पंज को हम इसलिए दबा पाते हैं क्योंकि उसके छोटे छोटे छेदों में हवा भरी होती है जो दबने पर बाहर निकल जाती है, पर उनका जो मूल ढांचा है वो ठोस ही रहता है। तो ये हो गई पदार्थ की 3 अवस्थाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन्हें एक दूसरे में बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज बस 2 चीजों में छिपा है, तापमान और दबाव। अब यहां एक बड़ी ही मजेदार पहेली सामने आती है। जरा सोचिए, आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं, थर्मामीटर पर तापमान बढ़ता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर अटक जाता है, और वो तब तक वहीं अटका रहता है जब तक कि बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पानी ना बन जाए, जबकि आप तो लगातार गर्मी दिए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो सारी की सारी गर्मी आखिर जा कहां रही है? तो जवाब ये है कि वो गर्मी तापमान बढ़ाने में खर्च हो ही नहीं रही। वो गर्मी एक बहुत बहुत जरूरी काम कर रही है। वो बर्फ के कणों के बीच की जो मजबूत पकड़ है ना, उसे कमजोर करने में, उसे तोड़ने में खर्च हो रही है। ये समझिए कि ये अवस्था बदलने के लिए चुकाई जा रही है कीमत है जो ऊर्जा अदा कर रही है। और विज्ञान की दुनिया में इस छिपी हुई ऊर्जा का एक बड़ा खास नाम है। इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गुप्त का मतलब ही होता है हिडन, यानी ये वो ऊर्जा है जो सिस्टम में जा तो रही है, अवस्था भी बदल रही है, पर थर्मोमीटर पर नजर नहीं आती। और हां, सिर्फ तापमान ही नहीं, दबाव यानी प्रेशर भी पूरा खेल बदल सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा दबाव डालें तो हम गैस के कणों को इतना पास पास आने पर मजबूर कर सकते हैं कि वो तरल बन जाए। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर यही होता है। और इसका उल्टा भी सच है। दबाव कम करने पर कुछ ठोस चीजें जैसे कि ड्राई आइस बिना पानी बने सीधे गैस पे बदल जाती हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए, अब हम कणों के बारे में जानते हैं, उनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं और ऊर्जा के खेल को भी समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ लाते हैं और एक ऐसी चीज को समझते हैं जिसका अनुभव हम सब ने अपनी रोज की जिंदगी में किया है, वाष्पीकरण और उसका वो ठंडा जादू। वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन वो प्रक्रिया है जब कोई भी तरल बिना उबाले ही धीरे धीरे भाप में बदल जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि ये तरल के कणों की एक टीम है, और इस टीम में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, सबसे तेज भागने वाले कण होते हैं ना, वो सतह से टीम को छोड़कर भाग जाते हैं। और जब वो भागते हैं तो वो अपनी एनर्जी भी अपने साथ ही ले जाते हैं। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो इन कणों को भागने में मदद करती हैं। जैसे अगर सतह का एरिया बड़ा हो तो ज्यादा कणों को भागने का रास्ता मिलता है, इसीलिए तो हम कपड़े फैलाकर सुखाते हैं ना, है ना? तापमान ज्यादा हो या हवा तेज चल रही हो तो भी उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है। और अगर हवा में पहले से नमी कम हो तो उनके लिए भाग कर जाने की जगह भी ज्यादा होती है। और अब आता है इसका सबसे जादुई असर। सोचिए, जब टीम के सबसे गर्म, सबसे एनर्जी वाले खिलाड़ी भाग गए तो पीछे कौन बचा? कम एनर्जी वाले, यानी ठंडे खिलाड़ी। इसका नतीजा क्या होता है? वो सतह ठंडी हो जाती है। बस यही वो कारण है कि गर्मियों में जब हमें पसीना आता है और हवा चलती है तो हमें कितनी ठंडक महसूस होती है। ये हमारे शरीर का अपना